रात के सन्नाटे में शहर के पुराने मोहल्ले की गलियां हमेशा की तरह वीरान थीं, पर उस मोहल्ले की एक गली में आज कुछ अजीब बेचैनी थी। एक छोटे से घर में, जहां दीवारों पर नमी और टूटा दरवाजा किसी गरीबी की दास्तान कह रहा था, वहीं अंदर एक खौफनाक राज छिपा हुआ था। संध्या नाम की लड़की उस घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनतकश लोग थे। मोहल्ले के लोग उन्हें इज्जत से देखते थे, मगर उनके घर के ठीक सामने रहने वाला उनका पड़ोसी रवि हमेशा उनकी बेटी पर गंदी नजर रखता था। संध्या कई बार अपनी माँ से कहती, माँ, ये रवि मुझे अच्छा नहीं लगता, हमेशा ताक झांक करता है। लेकिन माँ अक्सर टाल देती, बेटी, पड़ोसी है, ज्यादा सोचना मत, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे रवि की हरकतें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ घूरता था, फिर बहाने से उनके घर आने जाने लगा। संध्या की हंसी उसे खंजर जैसी चुभती और उसकी मासूमियत पर उसकी गंदी नजरें ठहर जातीं। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। शाम का वक्त था। संध्या ट्यूशन से लौट रही थी। रास्ता वही पुरानी गली का था जहां बल्ब टिमटिमा रहा था। अचानक रवि पीछे पीछे आ गया। उसने धीरे से उसका रास्ता रोककर कहा, संध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। संध्या घबरा गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो रवि, ये सब पागलपन है। पर उस रात की खामोशी ने चीखों को निगल लिया। संध्या घर नहीं लौटी। अगली सुबह मोहल्ले में खलबली मच गई। लोगों ने सुना कि पास के खाली मकान में एक लड़की का शव पड़ा है, खून से लथपथ, फटे कपड़े और आंखों में जमी आखिरी चीख। पुलिस आई, भीड़ जुट गई। सबके दिल कांप उठे जब यह पता चला कि वो कोई और नहीं, संध्या थी। और सबसे बड़ा सवाल अब यह था, क्या यह किसी अनजान शख्स की करतूत थी या वो दरिंदा सचमुच उसका पड़ोसी ही था। मोहल्ले की तंग गलियों में लोग जमा हो गए थे। हर किसी की नजरें उस सुनसान मकान की ओर थीं, जहां से पुलिस लाश लेकर बाहर आई थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मासूम सी संध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। संध्या की मां छाती पीट पीट कर रो रही थी और पिता सुन्न खड़े थे। उनकी आंखों में सवालों का तूफान था। किसने उनकी बेटी की जिंदगी छीन ली? पुलिस इंस्पेक्टर यादव ने भीड़ को पीछे हटाते हुए कहा, सब लोग घर जाएं, जांच का काम हमें करने दें। लेकिन भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। सुना है उसका पड़ोसी रवि ही उसके पीछे पड़ा रहता था। हां, कई बार देखा था उसे लड़की के पीछे घूमते। कहीं वही तो कातिल नहीं? पुलिस ने सबसे पहले रवि को पकड़कर थाने ले जाया। इंस्पेक्टर यादव ने उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। सच सच बता रवि, कल रात कहां था तू? रवि पहले तो घबराया, फिर बोला, साहब, मैं घर पर था, टीवी देख रहा था। कोई गवाह है? यादव गरजे। रवि ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। कोई गवाह नहीं था। उसके बयान पर शक गहराने लगा। इसी बीच पुलिस ने उस सुनसान मकान की छानबीन शुरू की। कमरे की दीवार पर खून के छींटे थे। जमीन पर टूटी चूड़ियां और एक दुपट्टा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, दीवार पर खून से लिखा गया एक वाक्य, यह प्यार था या जुनून। पूरा मोहल्ला दहशत में था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल सिर्फ हत्या नहीं करना चाहता था, बल्कि एक संदेश देना चाहता था। संध्या की सहेली पूजा को पुलिस ने बुलाया। उसने रोते हुए बताया, संध्या कई बार कहती थी कि रवि उसका पीछा करता है, लेकिन उसने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। शायद उसे डर था कि मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। इंस्पेक्टर यादव के माथे पर बल पड़ गए। रवि पर शक और गहरा हो गया था। लेकिन तभी जांच ने एक नया मोड़ लिया। मकान से बाहर निकलते वक्त पुलिस को एक चाकू मिला, जिस पर खून तो था ही, लेकिन साथ ही उस पर किसी और की उंगलियों के निशान थे। और हैरानी की बात यह थी कि वो निशान रवि के नहीं थे। तो क्या असली कातिल कोई और था? क्या मोहल्ले का कोई और आदमी संध्या की मासूमियत पर बुरी नजर रखता था? या फिर यह सब एक चाल थी ताकि शक रवि पर ही टिक जाए? संध्या का केस अब और गहराता जा रहा था। मोहल्ले में हर कोई डर के साए में जीने लगा था। लोग कहते थे, जिस तरह से खून से दीवार पर लिखा गया है, यह किसी पागल दिमाग का काम है। इंस्पेक्टर यादव ने तय किया कि अब वह रवि को और दबाव में लाएगा, लेकिन साथ ही उस अनजाने उंगलियों के निशान वाले सुरागा को भी पकड़ना जरूरी है। कहानी यहां से
और सस्पेंस में उलझेगी, पुलिस धीरे धीरे कातिल के असली चेहरे तक पहुंचेगी। मोहल्ले के कई और लोग शक के घेरे में आएंगे और सामने आएगा कि संध्या की मौत सिर्फ जुनून का मामला नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश से जुड़ी थी। संध्या की हत्या के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया था। हर घर के दरवाजे शाम होते ही बंद हो जाते। बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके थे। औरतें अब एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करती, मगर जबान पर हमेशा एक ही नाम आता, रवि। पुलिस ने रवि को हिरासत में रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, वह बार बार दोहराता। इंस्पेक्टर यादव को उसके शब्दों पर जरा भी भरोसा नहीं था, मगर उस चाकू पर मिले अनजान उंगलियों के निशान रवि को साफ तौर पर बचा रहे थे। यह गुत्थी उलझती जा रही थी। नई गवाही तभी मोहल्ले का एक आदमी रामस्वरूप थाने आया। उसने कहा, साहब, मैंने उस रात संध्या के घर के पास किसी को भागते देखा था, लेकिन अंधेरा ज्यादा था, चेहरा साफ नहीं दिखा। यादव ने पूछा, कोई अंदाजा, लड़का था या लड़की? रामस्वरूप ने झिझकते हुए कहा, लग रहा था कोई लड़का था, मगर उसके कपड़े अजीब थे, जैसे औरत का दुपट्टा ओढ़ रखा हो। यह सुनकर यादव चौंक गया। क्या कातिल ने पहचान छुपाने के लिए औरत का भेष बनाया था? पूजा का खुलासा इसी बीच संध्या की सहेली पूजा फिर से थाने आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने कहा, साहब, मैं एक बात छुपा रही थी। दरअसल संध्या किसी और लड़के से भी मिलती थी, रवि नहीं। यादव ने भौहें चढ़ाई। कौन था वो? पूजा ने हिचकिचाते हुए नाम लिया, अरुण, वही जो पास वाले मोहल्ले में रहता है। यह सुनकर यादव के दिमाग में हलचल मच गई। मोहल्ले में सबका शक सिर्फ रवि पर था, लेकिन अब एक नया नाम सामने आ चुका था। अरुण से पूछताछ पुलिस ने तुरंत अरुण को पकड़ा। वो 20-22 साल का नौजवान था, देखने में शरीफ लगता था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि हत्या वाली रात वो कहां था, तो उसने गोलमोल जवाब दिए। यादव गरजा, सीधे सीधे बता अरुण, उस रात तू कहां था? अरुण पसीना पसीना हो गया, बोला, मैं अपने दोस्त के घर था। कौन सा दोस्त? अरुण चुप रहा। उसकी आंखों में डर था। पुलिस को यकीन हो गया कि अरुण कुछ छुपा रहा है। सबूत का जाल तलाशी लेने पर अरुण के घर से एक दुपट्टा बरामद हुआ, जिस पर खून के छींटे थे, और वही दुपट्टा रामस्वरूप ने भागते हुए आदमी पर देखा था। लेकिन कहानी यहां और उलझ गई, क्योंकि दुपट्टे पर खून संध्या का नहीं, बल्कि किसी और का था। यादव के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या अरुण ही असली कातिल है, या फिर कोई और है जो दोनों लड़कों को फंसाना चाहता है? और अगर दुपट्टे पर संध्या का खून नहीं है, तो फिर किसका है? मोहल्ले का डर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मोहल्ले का डर भी बढ़ रहा था। अब लोग फुसफुसाने लगे थे, ये कोई एक बार की वारदात नहीं है, लगता है कातिल फिर से हमला करेगा। और सचमुच पुलिस को एक चौंकाने वाला सबूत मिला। संध्या के घर की दीवार पर जो खून से लिखा था, ये प्यार था या जुनून, वही लाइन मोहल्ले के दूसरे खाली मकान में भी लिखी मिली। इस बार खून ताजा था। यादव की बेचैनी, इंस्पेक्टर यादव अब बेचैन हो गया। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, बल्कि किसी सनकी इंसान का खेल लगने लगा। उसने तुरंत फैसला किया कि मोहल्ले में गश्त बढ़ाई जाए और हर शख्स पर नजर रखी जाए। मगर उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रवि और अरुण दोनों निर्दोष हैं और असली कातिल कोई और है? अचानक वारदात एक रात मोहल्ले में चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि संध्या की सहेली पूजा अपने ही घर के कमरे में बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ पर किसी ने चाकू से वही लाइन लिख दी थी, ये प्यार था या जुनून। पूजा जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह घायल। उसने होश में आते ही कहा, मैंने उसका चेहरा देखा था, वो कोई अपना ही है, कोई बहुत करीबी। यादव का दिल दहल गया। अब साफ था कि यह कातिल मोहल्ले के अंदर ही छिपा हुआ है, और वह सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि अपना डरावना संदेश भी छोड़ता है। पूजा पर हमले के बाद मोहल्ले का माहौल और भी डरावना हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि कातिल कोई सनकी इंसान है, जो सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि अपने पीछे एक खौफनाक संदेश भी छोड़ता है। इंस्पेक्टर यादव के माथे पर पसीना था। उसके करियर में उसने कई मामले देखे थे, लेकिन यह केस उसके लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। पूजा की गवाही, पूजा धीरे धीरे होश में आई।
उसके कांपते होंठों से शब्द निकले, साहब। मैंने उसे देखा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, वो कोई अपना ही है, कोई जिसे हम सब जानते हैं। यादव ने पूछा, क्या वो रवि था या अरुण? पूजा ने सिर हिलाया, नहीं, वो कोई और था। ये सुनकर पूरा केस जैसे नई दिशा में मुड़ गया। पड़ोसियों पर शक, यादव ने मोहल्ले के हर आदमी की फाइलें दोबारा खंगालनी शुरू की। तभी उसका ध्यान एक नाम पर अटका, शंकर। शंकर मोहल्ले का शांत स्वभाव वाला आदमी था। 40 साल की उम्र, सरकारी नौकरी और अकेला रहता था। उसके बारे में लोग कहते थे कि वो ज्यादातर समय किताबें पढ़ने या अखबार में डूबा रहता है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में एक पुरानी बात सामने आई। शंकर कॉलेज के दिनों में एक लड़की के पीछे पागलपन की हद तक दीवाना हो गया था और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। यादव का शक गहराने लगा। निगरानी पुलिस ने गुप्त रूप से शंकर की निगरानी शुरू की। कुछ दिनों तक तो सब सामान्य लगा, लेकिन फिर एक रात पुलिस वालों ने देखा कि शंकर अपने घर से चुपके चुपके निकला और उसी सुनसान मकान की ओर गया जहां पहली बार खून से लिखावट मिली थी। उसके हाथ में वही लाल स्याही और ब्लेड था। यादव ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन शंकर जोर से हंस पड़ा। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते, ये प्यार है या जुनून, इसका जवाब हर औरत को देना होगा। शंकर का सच थाने में जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आया। शंकर को संध्या से लगाव हो गया था। वो उसे अक्सर छुपकर देखता और दिमाग में यह सोच बैठा कि संध्या सिर्फ उसकी है। जब उसने देखा कि संध्या अरुण से मिलती है और रवि भी उसके पीछे घूमता है, तो उसके भीतर का जुनून भड़क उठा। उसने संध्या को सबक सिखाने की ठानी। उस रात उसने औरत का भेष बनाया, दुपट्टा ओढ़ा और संध्या के घर घुस गया। पहले उसे दबाया, फिर चाकू से वार किया और आखिर में दीवार पर खून से लिख दिया, ये प्यार था या जुनून। उसके बाद उसने सबूत रवि और अरुण की ओर मोड़ने की कोशिश की ताकि पुलिस उन्हीं को फंसाए, लेकिन पूजा ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने पूजा को भी मारने की कोशिश की। अदालत में मामला शंकर को अदालत में पेश किया गया। वहां उसने फिर वही पागलपन भरे शब्द दोहराए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा प्यार था, वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन जब तक फैसला आया मोहल्ले के लोगों की नींदें उड़ चुकी थीं। मोहल्ले का डर और सबक, संध्या की मौत और पूजा पर हमला मोहल्ले के लिए एक सबक बन गया। लोग अब समझ चुके थे कि कभी कभी सबसे खतरनाक दरिंदा वही होता है जो बिल्कुल आपके पास आपका पड़ोसी बनकर जी रहा हो। रवि और अरुण बेगुनाह साबित हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। संध्या के माता पिता कभी उस सदमे से उबर नहीं पाए और मोहल्ले की दीवारें आज भी उस खून से लिखे वाक्य की गवाही देती हैं, ये प्यार था या जुनून।